हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 प्रोडक्शन एंड कॉस्ट कवर करेंगे। इस वीडियो में हम इस चैप्टर की रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पे हम कवर करेंगे। इसके पहले के जो चैप्टर्स हैं वो मैं ऑलरेडी इनके पहले वीडियोस में कर चुका हूँ, तो आप उन वीडियोस को भी चेकआउट करिएगा। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन, देयर आर डैश नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं? तो जैसे यूनिट प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के ऊपर है, तो यहाँ पे प्रोडक्शन ये पूछा है कि प्रोडक्शन में कितने सारी चीजें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऐसे यूज करी जाती है। हमें यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं 2, 3, 4, 5। तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। मेनली 5 टाइप के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, और वो होते हैं हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज और ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 5 हमारे टोटल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। आप देख सकते हैं कितने हो गए ये, 1, 2, 3, 4 और 5, है ना। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, तो आप यहां बताएंगे क्या करेक्ट ऑप्शन आपका रहेगा 5। ओके, moving on to the next question, fixed cost is also known as। फिक्स्ड कॉस्ट को और क्या कहा जाता है? तो हम यहाँ पे एक करके ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट जो है उसको हम फिक्स्ड कॉस्ट नहीं बोलते हैं। व्हाई? बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों ही अलग अलग कॉस्ट होती है। फिक्स्ड कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो एट ऑल लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन सेम रहती है, और वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट रहती है जो प्रोडक्शन के साथ वेरी करती है। सो वेरिएबल कॉस्ट इज टोटली डिफरेंट कॉस्ट। पहला ऑप्शन जो है हमारा वो गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका ये है एक्चुअल कॉस्ट। तो एक्चुअल कॉस्ट यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट की जो मीनिंग है, डेफिनेशन है, उसको डिफाइन नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट यहाँ पे बता नहीं रहा है फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में कि ऐसी कॉस्ट जो फिक्स रहती है एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट, यानी इररिस्पेक्टिव ऑफ कितना भी प्रोडक्शन कर रहे हो उससे उसे फर्क नहीं पड़ता। फिर हम देखेंगे ऑप्शन डी, शॉर्ट टर्म कॉस्ट। शॉर्ट टर्म कॉस्ट भी नहीं होगी, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कभी भी टाइम पीरियड के बारे में बात नहीं करती। वो कभी नहीं बोलती कि लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म, है ना। इट ओनली सेज कि एक ऐसी कॉस्ट है जिसको हम बदल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते, जो हमेशा एट ऑल लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन एग्जिस्ट करती है। दैट इज व्हाई जो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, यानी सप्लीमेंट्री कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट के यहाँ पे दूसरा नाम पूछा गया था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे 3 ऑप्शन थे ए, बी और डी, ये तीनों के तीनों गलत थे, बिकॉज यहाँ फिक्स्ड कॉस्ट के डेफिनेशन के ये अगेंस्ट थे, इसलिए। नेक्स्ट है सप्लाई फॉल्स ऑन द सेम प्राइस। सप्लाई जो है वो सेम प्राइस पे कब गिरती है? यहाँ पे बोला गया फॉल करती है। ओके, तो सप्लाई का आप देख सकते हैं कर्व कुछ इस तरीके का रहता है। इस तरीके से आपको सप्लाई का कर्व बनाया जाता है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि सेम प्राइस पे कब फॉल करती है, यानी कि प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है पर सप्लाई फिर भी फॉल कर रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने सप्लाई का एक कर्व बना दिया है, और अगर यहाँ पे प्राइसेस देना चाहूं इसको, तो ये इसका प्राइस P हो जाएगा कि इस प्राइस पे ये हमारी सप्लाई है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि सप्लाई यहाँ पे फॉल कर रही है, तो किस डायरेक्शन में फॉल करेगी आपकी सप्लाई? सो इट विल फॉल ऑन लेफ्ट साइड। ओके, जब भी सप्लाई गिरती है तो किस तरफ गिरती है? वो लेफ्ट साइड से कर्व जो है शिफ्ट हो जाता है विदाउट एनी चेंजेस इन प्राइस। यहाँ पे क्वेश्चन है वो बोला गया सेम प्राइस पे सप्लाई है पर वो फॉल कर रही है, इसलिए ये फॉल होगा किस तरफ दिखाएगा? ये दिखाएगा शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट डायरेक्शन में सप्लाई जो है वो फॉल कर रही है। कुछ इस तरीके से। ओके, तो अब यहाँ पे हमसे हमें पता चलेगा सप्लाई कब गिरती है? जब वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रही है। आप देखते हैं प्राइस लेवल जो P है हमारा वो चेंज नहीं हो रहा है। P हमारा प्राइस लेवल है, और नई क्वांटिटी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी जो कि हमारी क्या हो जाएगी? Q से Q1 की तरफ ये फॉल कर रहा है। अब एक एक करके हम ऑप्शंस देखते हैं और पता लगाते हैं यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे ऑप्शंस है जो करेक्ट होता है।
पहला, व्हेन देयर इज डिक्रीज इन सप्लाई, जब सप्लाई डिक्रीज हो रही हो, है ना, तो आप देख सकते हैं प्राइस सेम है, सेम प्राइस है, सेम लेवल ऑफ प्राइस है, प्राइस क्या है हमारा पी, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे सप्लाई फॉल कर रही है, तो पहला ऑप्शन जो है वो सही है। बाकी ऑप्शंस देखते हैं। व्हेन देयर इज कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, जब क्या हो सप्लाई में कॉन्ट्रैक्शन हो, तो ऑप्शन बी जो है कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई के बारे में बात करता है। दो चीजें होती हैं, एक्सपेंशन इन सप्लाई और कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। ये दोनों को दोनों चेंजेस जो सप्लाई के तब होते हैं जब सप्लाई में कोई चेंज आता है उसके चेंज इन प्राइस के कारण, यानी कि जब प्राइस कम या ज्यादा होता है तो उससे कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्लियरली बोला गया है कि सेम प्राइस पे सप्लाई चेंज हो रही है, दैट इज व्हाई कॉन्ट्रैक्शन सप्लाई जो है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नहीं है, बिकॉज ये तभी होता है जब प्राइस में कोई चेंज आता है। सो ऑप्शन बी वुड बी रॉन्ग। फिर नेक्स्ट बोला गया है व्हेन सप्लाई इंक्रीजेस, जब सप्लाई बढ़ रही है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सप्लाई का तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं क्लियरली स्पेसिफाई करा है, सप्लाई फॉल करेगी, तो इससे सप्लाई इंक्रीजेस, सप्लाई इंक्रीज होगी तो किस तरफ जाएगी, जैसे हमने यहाँ बताया कि ये लेफ्ट में शिफ्ट हुई, तो सप्लाई का जब इंक्रीज होगा तो वो राइट की ओर शिफ्ट होगी। ओके, तो ऑप्शन सी भी जो है वो गलत रहेगा आपका। और आखिरी, व्हेन देयर इज एक्सपेंशन इन सप्लाई, जैसे मैं आपको बताया दो चीजें होती हैं, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, ये दोनों के दोनों चेंजेस सप्लाई के प्राइस में चेंज होने के कारण होते हैं, तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों ही इसके ऑप्शन नहीं रहेंगे। तो पहला ऑप्शन व्हेन देयर इज डिक्रीज इन सप्लाई विल बी द करेक्ट आंसर। Moving on to the next question, active factor of production, इनमें से एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन सा है, ऐसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो एक्टिव रहता है, ऑल टाइम एक्टिव रहता है। तो हमने इसके 5 तरीके के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज और ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे हमें 3 दिए हैं, कैपिटल, लेबर, लैंड और डी नन ऑफ दीज। तो आप देख सकते हैं कि कैपिटल और लैंड जो है ये नॉन ह्यूमन है, आप देखें ऑप्शन ए और सी में ये नॉन ह्यूमन है, यानी कि ये एक्टिव ऐसे नहीं रहते जैसे कि एक ह्यूमन एक्टिव रहता है, जैसे वो काम करता है। तो यहाँ पे आपको कैपिटल, लेबर और लैंड ये तीनों की तीनों जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लेकिन पूछा गया है इसमें से कि एक्टिव कौन सा है, तो लेबर जो कि वर्क करता है हमेशा ऑल द टाइम, इसलिए लेबर यहाँ पे वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि हमेशा ये एक्टिव रहता है, ये खुद वर्क करता है। बट वेयरएज कैपिटल और लैंड जो है वो उस तरीके से वर्क नहीं करते, यानी उस तरीके से एक्टिव नहीं रहते जिस तरीके से एक लेबर रहता है। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी बी, लेबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द शॉर्ट रन फॉलोइंग फैक्टर्स आर इंक्लूडेड इन द प्रोसेसेस ऑफ प्रोडक्शन। शॉर्ट रन में कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं, किसमें, शॉर्ट रन में। आप यहाँ पे स्पेस देख लीजिए, शॉर्ट रन बोला गया है, 2 रन होते हैं हमारे, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। तो यहाँ पे हमें शॉर्ट रन के अंदर जो हमारा शॉर्ट रन होता है, इसके अंदर हम जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। एक हमारा होता है वेरिएबल फैक्टर और दूसरा हमारा होता है फिक्स्ड फैक्टर। यही हमारी शॉर्ट रन की डेफिनेशन होती है कि शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहां पे वेरिएबल, एक फैक्टर वेरिएबल होता है और एक फिक्स्ड होता है, और आप लेवल ऑफ प्रोडक्शन को तभी चेंज कर सकते हैं जब आप वेरिएबल फैक्टर में कोई चेंजेस लाएंगे, वेयरएज फिक्स्ड फैक्टर को यहाँ पे बदला नहीं जा सकता। इसी को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट रन बोलते हैं। और वहीं पे अगर हम देखें लॉन्ग रन, तो लॉन्ग रन में क्या होता है, लॉन्ग रन में सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो क्या हो जाते हैं, वेरिएबल हो जाते हैं। तो अभी हमसे पूछा गया कि कौन कौन से यहाँ पे फैक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है शॉर्ट रन के अंदर। तो पहला ऑप्शन देखेंगे फिक्स्ड फैक्टर, क्या फिक्स्ड फैक्टर को इंक्लूड किया जाता है, यस बिल्कुल किया जाता है। फिर बी वेरिएबल फैक्टर, क्या वेरिएबल फैक्टर को इंक्लूड किया जाता है, तो यस वेरिएबल को भी इंक्लूड किया जाता है, यानी वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों को इंक्लूड किया जाता है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, सी, बोथ ए एंड बी, यानी सिर्फ फिक्स को नहीं करते ना ही सिर्फ वेरिएबल को करते हैं, बल्कि दोनों फिक्स और वेरिएबल दोनों को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, सी, बोथ ए एंड बी। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ अ फर्म इज। तो यहाँ पे पूछा गया प्रोडक्शन फंक्शन क्या होती है भी किसी भी फर्म की, क्या वो उसका प्रोडक्शन होता है, नहीं। क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन फंक्शन एक फंक्शनल रिलेशनशिप है, एक रिलेशनशिप है किसके बीच में, इनपुट्स और आउटपुट के बीच में। यानी कैसे आप अपने इनपुट्स को यानी रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट कर रहे हैं एक फाइनल प्रोडक्ट में, वही आपका जो रिलेशन है इसे कौन स्पेसिफाई करता है, प्रोडक्शन फंक्शन। तो दैट इज अ प्रोडक्शन जो इसका पहला ऑप्शन है वो सही नहीं होगा, बिकॉज प्रोडक्शन जो है वो बहुत एक छोटी बात करता है, यानी कि यहाँ पे इतना ब्रॉड डिस्क्रिप्शन नहीं है उस रिलेशनशिप के बारे में।
बाकी ऑप्शन देखेंगे सी कॉस्ट, तो क्या प्रोडक्शन फंक्शन कॉस्ट है? नहीं, कॉस्ट एक सेपरेट टॉपिक, एक अलग चीज है। कॉस्ट यानी कि एक एक्सपेंडिचर जो हम अपने रिसोर्सेज पे करते हैं। तो कॉस्ट और प्रोडक्शन फंक्शन इनका कोई भी रिलेशन नहीं है। डी, क्या वो फैक्टर है? नहीं, फैक्टर नहीं है, क्योंकि फैक्टर भी यहाँ पे फिर से यहाँ पे बहुत एक इररिलेवेंट ऑप्शन है। फैक्टर यानी कौन सा फैक्टर? बिकॉज फैक्टर फिर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो इसलिए डी भी यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन जो है वो कहता है रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स। यहाँ पे ये क्लियरली एक चीज को स्पेसिफाई कर रहा है कि एक रिलेशनशिप किसके बीच में? इनपुट और आउटपुट्स के बीच में। वही क्या होता है? किसी भी फर्म की प्रोडक्शन फंक्शन होती है। ठीक है, तो दैट इज व्हाई ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉस्ट कैन नॉट बी जीरो? कौन सी कॉस्ट है ऐसी जो जीरो नहीं हो सकती है? ठीक है, तो यहाँ पे हम एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। ए मार्जिनल कॉस्ट, बी वेरिएबल कॉस्ट, सी फिक्स्ड कॉस्ट, डी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो जो मार्जिनल कॉस्ट है क्या वो कभी जीरो हो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि मार्जिनल कॉस्ट कभी किसी लेवल पे जीरो हो? तो यस, मार्जिनल कॉस्ट जो है वो जीरो हो सकती है। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? एक एडिशनल कॉस्ट होती है जो एक आउटपुट के साथ चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं यहाँ पे आपको कि मेरे पास एक टोटल कॉस्ट है और ये मेरा लेवल ऑफ आउटपुट है, ये मेरा लेवल ऑफ आउटपुट है। जीरो आउटपुट पे मेरी टोटल कॉस्ट फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ 10 है, फिर 1 मैंने आउटपुट बढ़ाया तो मेरी आउटपुट कितनी हो गई? 15 हो गई। और यहाँ पे फिर मैंने आउटपुट को बढ़ाया 2 और ये कितनी हो गई? 20 हो गई। तो ये टोटल कॉस्ट है मेरी, टोटल कितना भी खर्चा आ रहा है। अगर मैं यहाँ बोलूँ मार्जिनल कॉस्ट, तो क्या होती है मार्जिनल कॉस्ट? आप लोगों को पता होगा मार्जिनल कॉस्ट जो है वो एक एडिशनल कॉस्ट होती है, यानी कि जो एडिशनल जो भी हम चेंजेस ला रहे हैं। पर आप ये देखें यहाँ पे कि मार्जिनल कॉस्ट जैसे जीरो लेवल पे कितनी होगी? कुछ नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पे हम एडिशनल चेंजेस देखते हैं। फिर यहाँ पे देखो 10 से कितनी हुई? 15, तो 5 हो गई। 15 से कितनी हुई? 20 हो गई। और अगर मैं बोलूं कि 3 से फिर 20 ही रही, अगर टोटल कॉस्ट चेंज नहीं हुई, तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। यहाँ पे चेंजेस को आप देख सकते हैं, 10 से 15 तक जाने के लिए +5 का चेंज हुआ, फिर 15 से 20 पे जाने के लिए +5 का चेंज हुआ, और 20 से 20 पे जाने के लिए कोई चेंज नहीं हुआ, तो इसलिए +0। मार्जिनल कॉस्ट कितनी हो गई? जीरो। तो पहला ऑप्शन, क्योंकि क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कौन सी कॉस्ट जीरो नहीं हो सकती, तो पहला ऑप्शन जो मार्जिनल कॉस्ट है वो तो देखो यहाँ पे जीरो हो सकती है, वो हमने देख लिया। तो इसलिए पहला ऑप्शन ए वुड नॉट बी द करेक्ट ऑप्शन। फिर वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे पूछी गई है, तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो जीरो हो सकती है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जो लेवल ऑफ आउटपुट के साथ वेरी करती है। यानी कि जितना आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके साथ साथ वेरिएबल कॉस्ट भी चलेगी। अगर आप कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, अगर आपका टोटल जो आपका आउटपुट है वो जीरो है, तो वेरिएबल कॉस्ट भी जो है वो आपकी जीरो हो जाएगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है फिक्स्ड कॉस्ट। तो जैसे मैंने आपको बताया दो कॉस्ट होती है, एक हमारी होती है वेरिएबल कॉस्ट और दूसरी हमारी होती है फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जो हमारे लेवल ऑफ आउटपुट के साथ वेरी करती है, यानी कि जितना ज्यादा आप प्रोडक्शन करेंगे उतनी ज्यादा आपकी वेरिएबल कॉस्ट होगी। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो आपके टोटल लेवल ऑफ आउटपुट पे वेरी नहीं करती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर टोटल लेवल ऑफ प्रोडक्शन जीरो होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगा? जीरो होगा। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जो एट ऑल लेवल्स सेम रहती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन चल रहा है उसके कंपैरिजन में। फॉर एग्जांपल आप कुछ भी प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, आपकी एक फैक्ट्री है, आपने फैक्ट्री रेंट पे ली है, पर आपने उसमें कोई प्रोडक्शन करना नहीं सोचा कि अभी हम इस पे कुछ प्रोडक्शन नहीं करेंगे। अगर आप प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो आप लेबर नहीं बुलाएंगे, आप रॉ मटेरियल्स नहीं खरीदेंगे, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट तो यहाँ पे क्या हो गई? जीरो हो गई। लेकिन फिर भी आपने यहाँ पे फैक्ट्री लेके रखी है, आप उसका रेंट पे कर रहे हैं, आप हो सकता है कि कोई सा अदर एक्सपेंसेस पे कर रहे हो जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो इन केसेस में जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो फिर भी क्या रहेगी? सेम रहेगी। अगर आप फैक्ट्री में उस प्रोडक्शन करें, कुछ सामान बनाए या नहीं बनाए, हमेशा आपको फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो पे करनी पड़ती है। इसलिए फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो आपकी क्या होगी? जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया विच कॉस्ट कैन नॉट बी जीरो। तो आपका ऑप्शन सी जो है इट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेम, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी जीरो हो सकती है ना। एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ डिफरेंट कॉस्ट ऑफ कंपेयर टू ऑल दिस कॉस्ट। ठीक है, तो आप आई होप आपको समझ में आया कि फिक्स्ड कॉस्ट में कैसे जीरो नहीं हो सकती है। इसके रिगार्डिंग आपको न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं एंड दोस आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट फिर लेबर। लेबर इज एन एग्जांपल ऑफ, लेबर किसका एक एग्जांपल है?
तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला, क्या एक लेबर एक फिक्स्ड फैक्टर है? फिक्स्ड फैक्टर यानी ऐसा फैक्टर जिसको शॉर्ट रन में चेंज नहीं किया जा सकता, यानी कि जिसको आप बदल नहीं सकते। तो क्या आप लेबर्स का जो नंबर है क्या उसको चेंज नहीं कर सकते? तो बिल्कुल कर सकते हैं। फिक्स्ड फैक्टर के अंदर यूजुअली लैंड, बिल्डिंग, फैक्ट्री, ये सारे फैक्टर्स आते हैं जिनको हम शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकते, इसलिए फिक्स्ड फैक्टर वुड नॉट बी द करेक्ट आंसर। फिर बी, वेरिएबल फैक्टर। तो वेरिएबल फैक्टर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, बिकॉज वेरिएबल फैक्टर ऐसा फैक्टर होता है जिसको हम लेवल ऑफ आउटपुट या प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज कर सकते हैं। जैसे जैसे आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है, आप वेरिएबल फैक्टर्स को भी बढ़ा सकते हैं। वेरिएबल फैक्टर्स के अंदर रॉ मटेरियल, लेबर, ऐसे यहाँ पे फैक्टर्स आते हैं। इसके बाद आपको डिमांड दिया है सी, तो डिमांड इज क्वाइट इररिलेवेंट। लेबर कोई डिमांड से उसका रिलेशन नहीं है, ना ही लेबर का कोई सप्लाई से रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया लेबर क्या है, और लेबर आप जानते हैं एक फैक्टर होता है। बस यहाँ पे आपको यहाँ पे ये पता लगाना है कौन सा फैक्टर होता है, तो वो आपका एक वेरिएबल फैक्टर होता है, इसलिए ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ ऑल्टरनेटिव्स दिए गए हैं। यहाँ पे बोला गया प्रॉफिट, प्रॉफिट इक्वल टू व्हाट, किस तरीके से प्रॉफिट को निकाला जाता है। पहला दिया रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो क्या होती है रेवेन्यू? रेवेन्यू है टोटल सेल रिसीट्स, है ना, आपने जितनी भी सेल्स करी हो, सब जितना भी पैसा मिला है वो आपकी होती है रेवेन्यू। फिर बी, रेवेन्यू प्लस कॉस्ट। कॉस्ट यहाँ पे आप जानते हैं कॉस्ट का, कॉस्ट यानी जो भी आपने एक्सपेंस करा है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कुछ एक प्रोडक्ट था, आपने उस प्रोडक्ट को सेल कर दिया। मैंने कहा आपके पास एक प्रोडक्ट है, आपको उस प्रोडक्ट को बनाने में कितना कुछ कॉस्ट आया आपको कुछ रुपीस में। आपने उस प्रोडक्ट को बनाया 10 रुपए में और आपने उसको सेल कर दिया 40 रुपीज में। ठीक है, आपने उस प्रोडक्ट को बनाया 10 रुपीज में और आपने उसको सेल कर दिया कितने? 40 रुपीज में आपने उसको सेल कर दिया। तो यहाँ पे 40 रुपीज जो है ये आपकी रेवेन्यू हो जाएगी, टोटल आपको जितना पैसा मिला है उसको सेल करके, और 10 रुपए जो है वो आपको क्या हो जाएगा? कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, आपने 10 रुपए में खर्च करे, उस चीज को बनाया, फिर आपने उसको बेच दिया 40 रुपए में। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि आपको यहाँ पे मुनाफा यानी लाभ कितना हुआ इस ओवरऑल ट्रेड में, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे जो भी एडिशनल कॉस्ट के ऊपर हमें पैसा मिला वो हमारा प्रॉफिट, यानी कि आप 40 में से 10 माइनस कर देंगे, 40 माइनस 10 कर देंगे, जो कितना हो जाएगा आपका 30 रुपीज, और ये 30 रुपीज जो है ये क्या हो जाएगा आपका प्रॉफिट। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करा, जिससे मुझे क्या मिला? मुझे इससे यहाँ पे क्या मिला? प्रॉफिट मिला। तो यहाँ पे यही पूछा गया कि प्रॉफिट किस तरीके से निकाला जाता है। तो जो भी आपने टोटल पैसे इनकम जो अर्न करी है उसमें से आप सारे के सारे एक्सपेंसेस या कॉस्ट को डिडक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम देखें ऑप्शंस, तो देखें कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो सही है, क्योंकि यहाँ पे रेवेन्यू माइनस कॉस्ट जो है इसका करेक्ट फॉर्मूला है। बाकी अदर ऑप्शंस में बी में रेवेन्यू प्लस कॉस्ट, तो ये तो गलत हो जाएगा। आप जितना आपने कमाया उसमें कॉस्ट क्यों जोड़ेंगे, बल्कि कॉस्ट को डिडक्ट करेंगे। सो ऑप्शन बी वुड बी रॉन्ग। फिर रेवेन्यू इनटू कॉस्ट, तो रेवेन्यू इनटू कॉस्ट ये भी गलत हो जाएगा आपका, और ऑप्शन डी रेवेन्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, जिससे वो क्या मिलता है? प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ प्राइस changes by 1% and supply changes by 2%, then supply is। तो यहाँ बोला गया है कि कोई भी कमोडिटी है ना, ऑफ कोर्स कोई कमोडिटी है, उसका प्राइस चेंज हो रहा है कितने से? 1% से, यानी कि हो सकता है उसके प्राइस में 1% का कोई इंक्रीज आया हो, डिक्रीज हो रहा हो। क्वेश्चन है लेकिन वो स्पेसिफाई नहीं कर रहा है, आपको भी यहाँ पे वो जानने की जरूरत नहीं है। और सप्लाई बदल रही है कितने? 2% से। देन सप्लाई इज, तो सप्लाई क्या रहेगी? क्या सप्लाई स्टैटिक रहेगी, इनडिटरमिनेट, इनइलास्टिक या फिर इलास्टिक? तो स्टैटिक का मतलब होता है वो चीज जो चेंज नहीं हो रही है ना, जो चेंज नहीं हो रही, जो कांस्टेंट है। तो सप्लाई यहाँ पे देख सकते हैं चेंज हो रही है, प्राइस चेंज हुआ तो सप्लाई में भी चेंज आया, इसलिए सप्लाई स्टैटिक तो नहीं होगी, इसलिए ऑप्शन बी आप यहाँ पे इसको थोड़ा एलिमिनेट कर दें। फिर ऑप्शन बी इनडिटरमिनेट, यानी कि सप्लाई को इनडिटरमिनेट यानी बता नहीं सकते, डिटरमाइन नहीं कर सकते हम, है ना, हमें नहीं पता सप्लाई कैसी है, तो ये भी गलत है, बिकॉज सप्लाई में कुछ चेंजेस हैं। आप देख सकते हैं प्राइस में चेंज आया, सप्लाई में चेंज आया, डेफिनेटली यहाँ पे प्राइस, इलास्टिसिटी और सप्लाई के बारे में बात करी जा रही, तो इनडिटरमिनेट भी ये नहीं है। फिर इन इलास्टिक क्या होता है? इन इलास्टिक का मतलब, इन इलास्टिक का मतलब कि जब सप्लाई रिस्पॉन्स नहीं कर रही है कोई भी रिगार्डिंग टू इट्स चेंजेस इन प्राइस, यानी प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस कम हो रहा है लेकिन सप्लाई कम नहीं हो रही। पर आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस है वो यहाँ पे चेंज हुआ कितने से? 1% से, और सप्लाई 2% से रिस्पॉन्स करती है, यानी सप्लाई रिस्पॉन्स कर रही है।
इनइलास्टिक कब होता है? जब सप्लाई कुछ भी रिस्पॉन्स ना करे, यानी प्राइस 1% से चेंज हुआ लेकिन सप्लाई में कोई चेंज नहीं आया, या प्राइस 10% से चेंज हुआ लेकिन सप्लाई में से 1% चेंज आया, तो ऐसे केस में आप बोल सकते हैं इनइलास्टिक होती है। लेकिन आप देख सकते हैं प्राइस में बस 1% का चेंज आया और सप्लाई जो रिस्पॉन्स दिया वो 2% के चेंज के साथ दिया, इसलिए इनइलास्टिक तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे। ऑप्शन सी वुड आल्सो बी रॉन्ग। पर डी इलास्टिक, सप्लाई क्या हो गया आपकी इलास्टिक, व्हाई? बिकॉज यहाँ पे सप्लाई आप देख सकते हैं 1% से प्राइस में चेंज आया और सप्लाई ने रिस्पॉन्स किया, और जो चीजें रिस्पॉन्स करती हैं, जो रिस्पॉन्सिवनेस रहती है जिसमें, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक। तो इसलिए इस केस में सप्लाई क्या हो जाएगी? इलास्टिक हो जाएगी, यानी प्राइस में एक छोटा सा चेंज आया और सप्लाई ने उस पर रिस्पॉन्स करा, वो भी एक डबल चेंज, 1% चेंज आया और सप्लाई ने 2% के साथ रिस्पॉन्स करा। Okay, moving on to the next question. If the market supply curve for a products shift rightward, what is the best possible explanation for this shift? है ना, तो यहाँ बोला गया है कि एक मार्केट सप्लाई कर्व है, उसमें कोई चेंज आया है, यानी सप्लाई कर्व में कोई चेंज आया है और वो किस तरफ शिफ्ट हो गया? राइट की टुवर्ड्स शिफ्ट हो गया है। तो पहले आपको पता होना चाहिए जो कर्व वो किस तरीके से बनाया जाएगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक सप्लाई कर्व बनाया, यहाँ पे एक सप्लाई कर्व बन गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये में सप्लाई कर्व है। अब यहाँ पे बोला गया है इफ मार्केट सप्लाई कर्व फॉर प्रोडक्ट शिफ्ट राइटवर्ड, यानी राइट की तरफ शिफ्ट हो गया ये कर्व, है ना, तो किस तरीके से राइटवर्ड शिफ्ट हमें कुछ नजर आएगा, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं जो सप्लाई कर्व वो शिफ्ट हो जाएगा राइट की ओर। ओके, तो अब यहाँ पे पूछा गया कि इससे क्या मतलब हमें समझ में आता है। कुछ इस तरीके से जो सप्लाई का राइटवर्ड कर्व है वो आपको राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो दिखेगा। अब यहाँ बोला गया इसका क्या सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन है ऑप्शंस में से, यानी कि कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है इस फिनोमेनन के लिए। सबसे पहला, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। पहले बताया कि रॉ मटेरियल में जो प्राइस है उसमें कुछ इंक्रीज आया है, यानी रॉ मटेरियल के प्राइसेस जो है वो बढ़ गए हैं, तो यहाँ पे सप्लाई बढ़ी है, तो इंक्रीज इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज अगर रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ रहे हैं तो जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको अब वो जो प्रोडक्ट है बनाने में ज्यादा एक्सपेंस लग रहा होगा, ज्यादा खर्चा लग रहा होगा, और जैसे जैसे उनका जो प्राइस है वो अगर बढ़ेगा तो सप्लाई भी वो कम करेंगे, बिकॉज अगर सप्लाई वो उस प्राइस पे ज्यादा करें तो उनके प्रॉफिट्स कम होंगे। तो ये आपका पहला ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, बिकॉज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल के इंक्रीज के कारण सप्लाई नहीं बढ़ती बल्कि उल्टा कम होती है। फिर बी, इंट्रोडक्शन ऑफ अ टैक्स ऑन दैट प्रोडक्ट बाय गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट ने उस पर कोई टैक्स लगा दिया, कोई नया टैक्स लगा दिया, तो टैक्स जो है ये सप्लायर्स को ही पे करना पड़ता है, यानी कि प्रोड्यूसर्स को ही पे करना पड़ता है। तो इसमें प्रोड्यूसर्स का इसमें भी घाटा हो रहा है, और जब हमें घाटा होगा तो वो सप्लाई को इंक्रीज नहीं करेंगे। इसलिए इंट्रोडक्शन ऑफ अ टैक्स ऑन दैट प्रोडक्ट बाय गवर्नमेंट, ये जो है ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसमें सप्लाई बढ़ने के बजाय कम होगी। फिर सी, इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू टेक्निक दैट मेक्स द प्रोडक्ट ऑफ दैट कमोडिटी चीपर, यानी कोई ऐसी नई टेक्निक आई है जिस कारण से उस प्रोडक्ट, उस कमोडिटी का जो प्रोडक्शन है वो अब चीप हो गया है, यानी सस्ता हो गया, यानी कि आपको अब उसमें ज्यादा पैसा पे नहीं करना पड़ रहा है। तो इस केस में जो प्रोड्यूसर्स हैं वो भी सप्लाई को इंक्रीज करेंगे। क्यों करेंगे? बिकॉज अब उनको उतना पैसा नहीं देना पड़ रहा है, अगर उनको उतनी कॉस्ट नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं उनका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बढ़ जाएंगे। इसलिए ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और डी, एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन दैट इज सक्सेसफुल इन प्रमोटिंग द प्रोडक्ट, यानी कोई एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन है जिससे उस प्रोडक्ट को प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन आप देखिए यहाँ पे ये एडवर्टाइजिंग कैंपेन है, यानी कि एक तरह की कॉस्ट है, तो यहाँ पे इंक्रीज इन कॉस्ट होगा, तो इसलिए ऑप्शन डी भी जो है वो भी रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ पर्टिकुलर ईयर द फार्मर्स एक्सपीरियंस ड्राई वेदर, एक साल में फार्मर्स ने ड्राई वेदर एक्सपीरियंस करा। इफ ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन द सेम, द सप्लाई कर्व ऑफ व्हीट फॉर द फार्मर विल शिफ्ट टू द डैश डायरेक्शन, यानी फिर से पूछा गया है कि एक साल था, उस समय फार्मर्स ने ड्राई वेदर एक्सपीरियंस करा, और अगर सारे के सारे फैक्टर्स सेम रहे, बस कुछ भी चेंज नहीं आया, यानी कि अदर फैक्टर्स प्रोडक्शन सप्लाई के होते हैं उनमें कोई चेंज नहीं आया, सप्लाई कर्व जो व्हीट का है वो किस तरफ शिफ्ट करेगा। तो आप देख सकते हैं अगर ड्राई वेदर रहा है तो यानी कि जो ओवरऑल प्रोडक्शन है फार्मर्स की वो भी कम रही होगी, यानी कि ओवरऑल फार्मर जो इतना प्रोड्यूस नहीं कर पाए होंगे व्हीट को। तो अब यहाँ पूछा गया कि जो सप्लाई कर्व वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। तो हम देखते हैं सप्लाई कर्व हाँ किस तरीके से यहाँ पे आएगा कुछ नजर। ये आपका एक सप्लाई कर्व यहाँ बन जाएगा।
अब यहाँ पूछा गया किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, तो अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं तो ये मेरा ये मेरा पी प्राइस हो जाएगा और ये मेरी क्यू क्वांटिटी हो जाएगी। ओवरऑल फार्मर्स जो है वो प्राइस में हमें कोई चेंज की बात नहीं कर रहे, लेकिन ओवरऑल फार्मर्स ने एक ड्राई वेदर एक्सपीरियंस करा, इस कारण से जो इसकी सप्लाई है वो कहीं ना कहीं घटेगी। क्यों? क्योंकि सप्लाई बढ़ाने के लिए अब उनके पास उतनी जो वीट की क्वांटिटी है वो अब नहीं है, इसलिए सप्लाई जो है इसकी शिफ्ट हो जाएगी। किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी? लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि जब कम होती है तो किस डायरेक्शन में आती है? लेफ्ट डायरेक्शन में जाती है। तो कुछ इस तरीके से ये लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी और नई क्वांटिटी जो है वो कुछ इधर इस तरीके से बना दी जाएगी। नई क्वांटिटी Q1 आप देख सकते हैं Q से शिफ्ट हो गई, कहां पे आ गई? Q1 पे आ गई। और ये किस तरफ शिफ्ट हो रहा है? ये आपके लेफ्ट तरफ शिफ्ट हो रहा है ना। अगर आप इसको इस तरीके से देखें तो इधर आपका राइट पड़ेगा, उधर आपका लेफ्ट पड़ेगा। तो ये कुछ इस तरीके से लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हैं। ए डाउनवर्ड, क्या डाउनवर्ड जा रहा है? नहीं, डाउनवर्ड नहीं जा रहा। बी राइटवर्ड, क्या ये राइट तरफ जा रहा है? नहीं, ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो बी भी रॉन्ग हो जाएगा। सी लेफ्टवर्ड एंड सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। किस तरफ शिफ्ट हो रहा है? लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जरूरी नहीं कि आप ग्राफ बनाएं, ग्राफ मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे ड्रॉ करा है, लेकिन आप चाहें तो इसको विजुअलाइज कर सकते हैं माइंड में कि किस तरीके से हमें ग्राफ को यहाँ पे देखना है ना। आपको इन क्वेश्चंस का जवाब जो है प्रोबेबली 20 to 30 सेकंड्स में आ जाना चाहिए, इसलिए ऐसा कुछ ग्राफ जो है आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ग्राफ्स के बारे में, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस का जवाब जो है तुरंत दे पाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ रेस्टोरेंट सर्विंग फास्ट फूड। एक एरिया हुआ कोई, वहां पे क्या हुआ? इंक्रीज हुआ नंबर ऑफ रेस्टोरेंट जो फास्ट फूड को सर्व कर रहे थे। उससे क्या हुआ? क्या हुआ है ना। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज हुई है, यानी कि जो नंबर ऑफ सप्लायर्स है, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स हैं वो बढ़े हैं किसी एक एरिया में। तो उससे क्या होगा? उससे जो इस एरिया की सप्लाई है वो भी बढ़ेगी है ना। अगर ज्यादा वहां पे प्रोड्यूसर सप्लायर होंगे तो ओवरऑल जो सप्लाई है वो इंक्रीज होगी। अब यहाँ पे एक करके ऑप्शंस देखते हैं जो हमारा सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा। पहला, ग्रोथ इन द डिमांड ऑफ फास्ट फूड मील। तो यहाँ बोला गया कि डिमांड जो है उसमें एक ग्रोथ देखी जाएगी फास्ट फूड मील की। तो डिमांड जो है यहाँ पे डिमांड का कोई लेना देना नहीं, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ रेस्टोरेंट यानी कि यहाँ पे फर्म्स के बारे में बात करी जा रही है। तो क्लियरली ये प्रोड्यूसर बिहेवियर का टॉपिक है, यानी प्रोड्यूसर बिहेवियर के बारे में बात करी जा रही है। डिमांड तब बढ़ती है अगर उस एरिया में कंज्यूमर ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कंज्यूमर्स है उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा, बल्कि नंबर ऑफ फर्म्स जो है वो इंक्रीज हो रही है, इसलिए तो पहला ऑप्शन आपको गलत हो जाएगा। फिर दूसरा, इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ फास्ट फूड मील। तो जैसे कि मैंने कहा था कि अगर उस एरिया में नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ जाएंगी तो जो इंक्रीज है वो जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी फास्ट फूड मील्स में। तो बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। और बाकी आपको सी और डी दिया है, इसमें सी में बोला गया इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फास्ट फूड मील। तो क्या प्राइस में इफेक्ट आएगा? नहीं, प्राइस में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। फास्ट फूड मील के प्राइस में क्यों नहीं आएगा? बिकॉज अगर सप्लाई बढ़ रही है तो ओवरऑल जो अब डिमांड जो वो कम हो जाएगी, जिस कारण से क्या होगा? ओवरऑल प्राइस तो कम होगा, बढ़ने तो वाला है ही नहीं। और डी है ग्रोथ इन द डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट ऑफ फास्ट फूड मील। फिर यहाँ पे आप देखें डिमांड के बारे में बात करेगी, डिमांड बढ़ जाएगी सब्स्टिट्यूट की, तो ऐसा कुछ नहीं है, डिमांड की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। यहाँ पे अगर फर्म्स के बारे में बात करी जा रही है तो यहाँ पे हम सिर्फ सप्लाई रिलेटेड कंसेप्ट्स को ही देखेंगे, इसलिए डी भी जो है आपका वो एक गलत ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा फिर है इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल पे जो हमें इंटरेस्ट यानी कैपिटल जो हमने कहीं से बोरो किया होगा उस पे कुछ इंटरेस्ट पे करना। तो ये जो है आपका लेवल ऑफ आउटपुट के साथ वेरी नहीं करता है, बिकॉज यहाँ पे आपको फिक्स्ड कैपिटल पे आपने कुछ बोरो किया और इंटरेस्ट जो फिक्स रहेगा इररिस्पेक्टिव आप कितना भी प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। और सी आपको दिया है इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आपका रॉन्ग ऑप्शन होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी बिल भी जो है वो वेरी करते हैं यानी बदलता रहता है। आपके लेवल ऑफ प्रोडक्शन या आउटपुट पे निर्भर करता है कि आप कितना यहाँ पे काम कर रहे हैं, कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी जो है उसके अकॉर्डिंग ही आएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है व्हेन द मार्जिनल कॉस्ट कर्व cuts the average cost curve then the, यहाँ पे बोला गया कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व जब एवरेज कॉस्ट कर्व को कट करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से कुछ दिखते हैं यहाँ पे कर्व्स, यानी कि एवरेज कॉस्ट अगर जो कर्व है आपका वो कुछ इस तरीके से बनता है और मार्जिनल कॉस्ट कुछ इस तरीके से बनता है। अगर आपको पता हो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो आप इस चीज को जान लीजिए, काफी जरूरी होता है। ये आपका एमसी कर्व हो जाता है और ये आपका एसी।
तो अब यहाँ बोला गया है, यहाँ पे इररिस्पेक्टिव यहाँ पे लिखा है, तो हाँ कर्व आपको पता होना चाहिए इस तरीके से। तो लेकिन बोला कि जब मार्जिनल कॉस्ट कर एवरेज कॉस्ट का कट करता है तो क्या होता है ना, आप देख सकते हैं यूजुअली वो 2 पॉइंट पे कट करता है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। The average cost will be equal to the marginal cost. Average cost equal होगी किसके, marginal cost के। तो हाँ ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो यानी कि दोनों का जो लेवल है वो भी सेम होगा। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, कुछ गलत नहीं है। बाकी का ऑप्शन भी देख लेते हैं। The average cost will be less than the marginal cost. तो जब वो कट कर रहा है कर्व को, यानी कट कर रहा है यानी इस पॉइंट पे कट किया और इस पॉइंट पे कट किया, तो कट कर रहे हैं यानी कि वो उसकी इक्वल होगा, यानी कि वो लेस तो नहीं होगा। तो will be less नहीं, ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। एवरेज कॉस्ट विल बी ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, तो ग्रेटर भी नहीं होगा, ज्यादा भी नहीं होगा, ज्यादा तब होगा जब वो उसके ऊपर हो, यानी इस लेवल के बियॉन्ड। तो ग्रेटर भी यहाँ पे नहीं होगा, ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका ऑप्शन ए रहेगा, एवरेज कॉस्ट विल बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। व्हेन द प्रोडक्शन इज जीरो टोटल कॉस्ट विल आल्सो बी जीरो, तो जब प्रोडक्शन जीरो रहेगा तो टोटल कॉस्ट जो है वो भी जीरो रहेगी। तो नहीं, पहला ऑप्शन गलत है। व्हाई? बिकॉज टोटल कॉस्ट के अंदर दोनों कॉस्ट आपकी आती हैं, टीसी यानी टोटल कॉस्ट के अंदर टीवीसी और टीएफसी दोनों आती हैं। तो आप जानते हैं टीवीसी एक बार को यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट एक बार को जीरो हो सकता है, लेकिन टीएफसी जो है वो जीरो नहीं होता है ना, वो टीएफसी जो है वो आपका जीरो नहीं होता है ना। तो इस कारण से टोटल कॉस्ट जो है वो कभी भी जीरो नहीं होती, बिकॉज उसके अंदर टीएफसी यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है। फिर नेक्स्ट, व्हेन द प्रोडक्शन इज जीरो द टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट। जब प्रोडक्शन जीरो रहेगा तो टोटल कॉस्ट जो है वो इक्वल रहेगी वेरिएबल कॉस्ट के। तो ये ऑप्शन भी गलत है, बिकॉज टोटल कॉस्ट जो है वो इक्वल रहेगी किसके, टीएफसी के। अगर टीवीसी जीरो है तो वो किसके इक्वल होगी, टीएफसी के इक्वल रहेगी। तो इसलिए बी भी आपका जो है गलत ऑप्शन हो जाएगा। When production is zero, the total cost will be equal to the total fixed cost. तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज अगर टीवीसी जीरो है तो टीसी में क्या इंक्लूड होगा, सिर्फ और सिर्फ टीएफसी ही रहेगा। इस कारण से टोटल कॉस्ट जो है वो इक्वल रहेगी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की। तो सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपको। डी में बोला गया व्हेन द प्रोडक्शन इज जीरो द टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होगी। तो यहाँ देख सकते हैं टीसी का कोई रिलेशन ही नहीं है मार्जिनल कॉस्ट के साथ, तो इसलिए ऑप्शन डी जो है वो भी रिलेवेंट हो जाएगा। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 था। आई होप आपको ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हों। अगर आपको कोई भी इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग डाउट होता है तो उनको एकदम कमेंट सेक्शन में बिल्कुल ड्रॉप करें। फील फ्री टू आस्क दिस क्वेश्चंस। एंड ऑल्सो अगर आप मेरा डिटेल डिस्कशन देखना चाहते हैं इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग तो डाउनलोड द फ्यूक्यू एजुकेशन ऐप टुडे एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।